शहर की मिडिल क्लास परिवार की छोटी बेटी सुमन एमबीए पास कर लिया था। लास्ट सेमेस्टर में ही दिल्ली की एक अच्छी कंपनी द्वारा नौकरी का ऑफर मिल गया। पढ़ी लिखी और अच्छी नौकरी के साथ साथ खूबसूरती ऐसी की जो देखे वह पलक झपकाना ही भूल जाए। गहरी नीली आंखें, पतले कमान से ओठ, सुराहीदार गर्दन, तीखी नाक, उस पर कयामत ढा रहे गोरे रंग, गालों पर छोटा सा काला तिल। क्या कहने उसके हुस्न के, जो देखे बस दिल हार दे। रिश्ते तो अनगिनत आए मगर अक्सर कहीं न कहीं दहेज का लालच दिखता, जो सुमन के माता पिता देख नहीं सकते थे, क्योंकि सुमन के पिता पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की नौकरी थी और जायदाद के नाम पर बस ले देकर 2 कमरों का छोटा सा घर। मोटे दहेज की डिमांड कहाँ से पूरी करें। इस तरह से 3 साल बीत गए, कहीं कोई बात जमती नजर न आई। खैर, कुदरत भी कभी कभी कोई चमत्कार करती है। आखिर 3 साल के बाद सुमन की भाभी के किसी दूर के रिश्तेदार ने स्वयं इस रिश्ते की मांग की। दहेज लेना तो दूर की बात, वे एक पैसा भी इनका खर्च न कराने को तैयार थे। भाई भी भाभी के कहने पर इस रिश्ते के लिए जोर देने लगा। माँ पापा ने ही हाँ कर दी। सुमन चुप, जो माँ बाप कहें सब ठीक। लड़के को बिना देखे शादी के लिए तैयार। भाई भाभी भी सिर से बोझ उतारना चाहते थे। सो सुमन को बताया, सुमन हमने लड़का देखा है, अच्छा है और उस पर देखो सरकारी नौकरी है और वह भी दिल्ली में है। उस पर दिल्ली जैसे शहर में अपना अच्छा खासा घर है, साथ में तेरी भी अच्छी खासी नौकरी दिल्ली में ही है। छोटा सा परिवार है, अर्थात तुम दोनों केवल माँ बाप हैं। तुझे कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ पर सुखी रहेगी सुमन। सुमन ने बस हाँ में ही सिर हिला दिया। शादी के समय जब सुमन ने नज़र उठाकर दूल्हे महेश को देखा तो काला रंग, पेट बाहर को निकला हुआ, सिर पर बालों के नाम पर बस चाँद चमकता हुआ, बस चुप होकर रह गई। क्या कहती। आज के समय में बिना दहेज की कोई बात नहीं करता, और ये तो शादी का खर्च भी खुद के सिर ले रहे थे। माँ पापा के बारे में सोचकर चुप रही। भाई तो पहले ही भाभी की भाषा बोलने लगा था। शादी के बाद ससुराल में रिसेप्शन बहुत शानदार की गई। जो भी आता यही फुसफुसाता, लंगूर को हूर मिल गई, लड़की परियों की रानी है, न जाने क्या मजबूरी रही होगी बेचारी की। शादी के 2 महीने बाद ही सास को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया। अब घर की देखभाल कौन करे। पति ने हुक्म सुनाया, सुमन तुम नौकरी छोड़ दो, घर पर माँ की देखभाल करो। सुमन सारा दिन घर का कामकाज करती, सास की सेवा में लगी रहती। 6 महीने बीते, लेकिन सास की तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा था। ताकि कुछ उम्मीद हो उसके ठीक हो जाने की, उल्टा तबीयत गिरती जा रही थी। उस पर ससुर जी बहुत परेशान करने लगे। थोड़ी बहुत पीने की आदत थी, जो और बढ़ गई। वैसे भी ससुर जी खाने पीने के शौकीन होने के साथ कुछ रंगीन मिजाज के भी थे। जीवन संगिनी तो चुप्पी लगा चुकी थी, किससे मस्ती मजाक करते। बेटे ने कह दिया था कि जब भी कुछ खाने का मन करे आप सुमन से कह दिया कीजिए। अब तो ससुर जी बहू से खुल चुके थे, इसलिए जब भी कुछ खाने का मन हो ठाट से बहू से बोल देते, सुमन कल मेरे लंच में फला चीज पैक कर देना, या कभी सुमन आज ऑफिस से आते हुए मैं चिकन लेता आऊँगा, तुम मसाला वगैरह तैयार करके रखना। अर्थात नित नई डिमांड होने लगी। कभी सुमन से कोई स्नैक्स, कभी चिकन, कभी कुछ का डिमांड करते रहते। सुमन इन सब में महेश को समय न दे पाती। आखिर एक दिन महेश भड़क पड़ा, सुमन तुम सारा दिन क्या करती हो। जो काम इस समय हो रहा है वह दिन में क्यों नहीं कर लेती। मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। और अपनी शक्ल तो देखो, तुमसे तो काम वाली ही अच्छी लगती है। कभी ढंग से भी रहना सीखो। सुमन चुपचाप हाँ में सिर हिला देती। अगर कुछ कहती तो महेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता कि मेरे पापा के लिए तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकती। माँ ठीक थी तो सब माँ ही करती थी ना।
अब तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि इंसान घर में ढंग से खाना खा सके। समय बीतता गया, शादी को 2 साल हो गए। महेश ऑफिस के काम में व्यस्त और सुमन घर के काम और सास ससुर की खातिरदारी में। नतीजा यह है कि सुमन और महेश में दूरियां बढ़ती गई। एक दिन तो हद ही हो गई। ससुर जी ने 2 पैग ज़्यादा लगा लिए और चढ़ गई। उन्होंने हाथ पकड़कर सुमन को खींच लिया अपनी तरफ, जैसे तैसे हाथ छुड़ा कर भागी। महेश टूर पर गए हुए थे, किससे कहे। महेश के आने पर कुछ कहने की हिम्मत करने लगी, मगर फिर चुप की। महेश अपने पिता के बारे में नहीं मानेंगे, ऐसी बात, उल्टा उस पर ही दोष न लग जाए, यह सोचकर चुप रह गई। क्योंकि आजकल महेश उसे बात बात पर ताने देता या कभी गुस्सा करता। इस तरह सुमन का महेश को समय न देने से महेश को स्त्री सुख की कमी खली, तो वह स्त्री सुख की तलाश में बाहर भटकने लगा। इससे शराब की लत पड़ गई। अक्सर पी कर आने लगा और सुमन से गाली गलौज करता। कभी कभी तो हाथ भी उठा देता, मगर सुमन सब चुपचाप सहती। सुमन की शादी के 1 साल बाद ही उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा पर सुमन की शादी के लिए मानी गई मन्नत देने जा रहे थे कि वापस आते समय बस गहरी खाई में पलटने की वजह से गुजर गए। अपना दुखड़ा वह किससे कहती, बस सब चुपचाप सहती रहती। शादी को 6 साल बीत जाने पर भी कुदरत ने कभी अभी तक गोद सोनी ही रखी थी, वरना कोई तो सहारा बन जाता जीने का। गोद भरती भी तो कैसे, पति तो किसी और के साथ रहता। जब बीज ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा। अधिक शराब के कारण पति को लंग कैंसर हो गया और शादी के केवल 6 साल बाद ही गुजर गया। भाई भाभी सार्वजनिक रूप में आकर अफसोस करके चले गए। बहन का एक बार भी हाल चाल न पूछा। सुमन चुपचाप सब अकेली झेलती रही, मगर अब ससुर के लिए तो खुला रास्ता था। बेटा रहा नहीं, पत्नी बेड पर किसी न किसी बहाने सुमन को छूता रहता। बेचारी चुपचाप कन्नी काट लेती। पति की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए उसने के स्थान पर सुमन को नौकरी मिल गई। अब सुमन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी, घर भी संभालना और नौकरी भी। सुमन का ऑफिस ससुर जी के ऑफिस के रास्ते में था। ससुर जाते हुए छोड़ देते और आते हुए ले लेते, और रास्ते में कभी कभी सुमन से गंदे गंदे मजाक करते। सुमन चुपचाप सहती रहती। सुमन सोचती कोई भी तो नहीं है उसका अपना, ना मायके और ना ही ससुराल में। हाँ, लेकिन कभी कभी जब मन हद से ज़्यादा भरा होता तो सासू माँ के पास बैठ के से उनसे बातें करने का नो वह इस बातों को सुन रही हों। जानती थी कि वे जवाब नहीं देगी, मगर फिर भी वह बोलकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। लेकिन सुमन यह नहीं जानती थी कि पैरालिसिस का मरीज बेशक बोल नहीं सकता, रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन वह महसूस कर सकता है। और यही हालत सुमन की सास की थी। वह सब सुनकर महसूस करती थी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर घुलती थी। इस कारण जब उसे पता चला कि महेश और उसका पति सुमन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद महेश की मृत्यु की खबर, तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। हर पल मन में कुदरत से मृत्यु मांगती। सुमन की कोई सखी सहेली भी नहीं थी यहाँ पर। सारा दिन पहले घर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, अब घर के साथ नौकरी भी थी। उसे तो इतना तक पता न था कि मोहल्ले के तीसरे घर में कौन रहता है, लेकिन उसे लगा कि उसका बॉस बहुत ही नेक इंसान है, कितने अपनेपन से बात करता है। घर से कम ऑफिस का समय तो अच्छा निकलता है, इसी में वह संतुष्ट रहती। सुमन के बॉस रजत अक्सर कोई भी इम्पोर्टेंट काम करता तो सुमन को ही सौंपते हुए कहते, सुमन तुम्हारे सिवा मैं किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकता जितना तुम पर, इसीलिए इस काम को तुम ही अंजाम दोगी। वैसे भी सुमन मेहनत और लगन से काम करती थी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने धीरे धीरे रजत की मीठी मीठी बातों का असर सुमन पर होने लगा। कभी जब रजत पूरे स्टाफ की छुट्टी करके उससे एक्स्ट्रा काम के लिए रोक लेते तो ऑफिस से के बाहर ससुर जी पहरा दिए खड़े रहते। सुमन लाख कहती कि मुझे देर हो जाएगी, आप जाओ,
मैं बस से आ जाऊंगी। लेकिन ससुर जी कहाँ मानने वाले, खड़े रहते वहीं अड़कर। उधर रजत तो कुछ और ही मनसा रखता था जिससे सुमन अनजान थी। आखिर एक दिन रजत बोला, सुमन, यहाँ तुम्हारे ससुर जी पहरेदार बने ऐसे खड़े रहते हैं जैसे हम कोई उनके कोहिनूर हीरे को चुरा कर कहीं ले जाएंगे। उनके इस तरह सिर पर खड़े रहने से काम में न तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर पाता हूँ, ना ही तुम। मुझे लगता है हमें कहीं और ठिकाना बनाना होगा अपने काम की बेहतरी के लिए। और कुछ दिनों बाद रजत ने सुमन को प्रोजेक्ट फाइल लेकर अपने घर चलने को कहा ताकि उनके घर पर काम किया जा सके। रजत की उम्र को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर उनके बच्चों की शादी नहीं हुई तो शादी लायक तो अवश्य हो गए होंगे। अब भला ऐसी उम्र और परिवार वाले आदमी पर कौन शक कर सकता है कि उसका इरादा गलत हो सकता है। वैसे भी सुमन को वहाँ जॉब के लिए लगभग 1.5 साल बीत चुका था। रजत सर पर उसे विश्वास हो चला था कि वे अच्छे इंसान हैं। पहले कभी कभी महेश भी रजत सर की बहुत तारीफ किया करता था। यह सोच सुमन उनके साथ चली गई और रजत ने सुमन के ससुर को पता न बताते हुए कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट का बहाना बना दिया और सुमन को खुद उसके घर तक छुड़वाने की जिम्मेदारी दे दी। मगर सुमन रजत के घर जैसे ही पहुंची उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर पर परिवार का कोई सदस्य न होने पर भी आते ही रजत ने नौकर को फिल्म देखने भेज दिया। सुमन यह सब देख हैरान परेशान कुछ न कह सकी, मगर दिल ही दिल घबरा अवश्य गई। और वहीं हुआ, रजत ने आते ही उसे किचन में चाय बनाने के बहाने भेजकर घर के अंदर से लॉक कर दिया और कपड़े बदल कर केवल नाइटी गाउन में उसके पास किचन में आकर पीछे से उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर मन करने लगा। सुमन हड़बड़ा कर मुड़ी तो रजत का यह रूप देखकर हैरान रह गई। सर आप क्या कर रहे हैं? आप में होश में तो हैं? डरते डरते सुमन के मुंह से लफ्ज निकले। होश ही तो नहीं रहता जब तुम सामने आती हो। जब से तुम्हें देखा है सच दिल बेकाबू हो गया है। हर पल सिर्फ तुम्हें पाने को बेचैन रहता हूँ। ऑफिस में तो मौका मिलता नहीं था। इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से परिवार वालों को टूर पर भेजकर आज मन की इच्छा पूरी होने का वक्त आया है। बस डार्लिंग, अब और न सताओ, जल्दी से इस दिल की प्यास बुझा दो। सर प्लीज़ मुझे यूँ जलील मत कीजिए, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मुझे जाने दे सर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बेटी समान हूँ, छोड़ो ना यार। क्या उजुल फुजुल की बातें करती हो? भला इसमें भरी जवानी में इस तरह अकेले उम्र कटती है क्या? फिर तुम्हारे हुस्न को देख कर तो न जाने कितनों के दिलों पर छुरियां चलती होंगी। देखो, तुम चुपचाप मेरे पास आ जाया करो। मेरे मन की और तुम्हारे तन की दोनों की आग को शांत करने का यही तरीका है। तुम बेकार में रातों में अकेली तड़पती होगी। कहते हुए रजत ने उसे बलपूर्वक गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। उधर ससुर जी ने भी एक दिन तो हद ही कर दी। उस दिन उसका जन्मदिन होता है। शादी से पहले तो हर साल पापा इतने अच्छे से जन्मदिन मनाया करते थे, मगर शादी के बाद पहला जन्मदिन ही महेश से सेलिब्रेट किया था। उसके बाद तो हर जन्मदिन साधारण सा ही बीतता, कोई चाव न रहता उसे। तो उस दिन ससुर जी जब पीने बैठे तो एक नहीं 2 पैक बनाए और सुहानी को पीने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे और उसके मुंह से गिलास लगाते हुए बोले, आज तो जश्न मनाने का दिन है, आज हमारी जान का जन्मदिन है जो है। इसी बात पर आज तो 2 घूंट भर ही लो यार। ऐसे लगा जैसे जहर का घूंट भर लिया हो। सिर चकराने लगा। कोई घटना घटती उससे पहले ही कुदरत ने खेल खेला। उसकी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुमन को तो नशा हो गया, उसे तो कुछ पता नहीं। ससुर जी ने ही सास की रात भर देखभाल तो की, मगर तबीयत ऐसी बिगड़ी कि अगले ही दिन वह सदा के लिए सो गईं। 13वीं तक तो दोनों ससुर बहू ने छुट्टियां लेकर बड़ी शांति से सब कुछ करवाया। सब शांति से निपट गया और अगले दिन से फिर वही रूटीन। सुमन बहुत परेशान रहती थी।
हर समय उधर ऑफिस में रजत और इधर घर पर ससुर जी अक्सर उससे छेड़छाड़ करते रहते। किससे कहे और क्या कहे कुछ समझ ना आता, बस चुप रहती। हर पल ऑफिस में भी ज़्यादा बात ना करती किसी से। एक ललक थी कि जिससे वह कभी कभी अपने दिल की बात कह देती थी, मगर उसका भी तबादला हो गया था। दीप इंडिया की ब्रांच में आए तो उनका सब ने खुले दिल से स्वागत किया। उनको भी अच्छा लगा। वे अकेले ही थे क्योंकि पत्नी का देहांत हो गया था और बच्चा भी कोई नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। लगभग 14 से 15 सालों के बाद उन्हें इंडिया आकर बहुत अच्छा लग रहा था। खासकर सुमन के मेहनती और मिलनसार स्वभाव के तो वे कायल हो गए। रोज रोज बाजार का या नौकर के हाथ का खाना न खाए, इसीलिए कभी कभी सुमन अपने लंच के साथ बॉस के अर्थात कंपनी के ओनर दीप का लंच भी ले आती। जब सुमन उन्हें उनका लंच परोसती तो वे सुमन को भी वहीं बैठकर खाने को कहते। इस तरह धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गई। दीप की उम्र बेशक 40-42 की थी, पर दिल तो अभी जवान ही था। उन्हें सुमन का साथ अच्छा लगता। सुमन को भी कुछ समय के लिए रजत से छुटकारा मिल जाता। इधर ससुर जी तो छुटकारा मिलना मुश्किल था, लेकिन रजत से तो कुछ राहत मिलने लगी क्योंकि अब सुमन दीप साहब के साथ ही रहती और घर जाते ही कभी कभी वे छोड़ देते। मगर एक दिन ससुर ने सारी हदें पार कर दी। पत्नी को मरे 6 महीने बीत चुके थे। बेटा तो पहले ही गुजर चुका था। वैसे भी पत्नी कितने ही सालों से बेड पर थी। लगभग 7-8 साल से तन की विरह वेदना से तड़प रहे थे। उस रात तो ससुर जी ने ठान ही लिया कि आज अपनी पिपासा को शांत करके ही दम लेंगे। इत्तेफाक से सुमन की शादी का दिन रविवार को आज के ही दिन सुमन की शादी हुई थी। सुमन को आज उस समय की बहुत याद आ रही थी। वह बीते पलों को खोई सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, किस तरह तिल तिल करके उसकी ज़िंदगी सुलगती रही। अब तक इन ख्यालों में ही खोई नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी ससुर जी ने आधी रात को अचानक सुमन को जगाया। सुमन, मेरे सिर में बहुत दर्द है, थोड़ी सी मसाज कर दो। सुमन ने देखा तो केवल अंडरवियर में ही थे। उसने शर्म से मुंह फेर लिया। ससुर जी बोले, अरे गर्मी बहुत है ना, और उस पर दर्द की वजह से बेचैनी हो रही है, इसलिए तुम तो जानती हो मुझसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कहते हुए उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। तीसरे दिन ससुर ने रौब दिखाकर कहा, ऑफिस जाना शुरू करो, सरकारी नौकरी है, छूट गई तो खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें पालने का ठेका नहीं ले रखा है। सुमन चुपचाप उठी और ऑफिस के लिए तैयार होकर चली गई। कुछ दिनों बाद जब महामारी नहीं आई तो सुमन को घबराहट होने लगी। चेक कराने पर पता चला कि प्रेग्नेंट है। मरने की ठान ली। क्या करती, जिंदा रहकर कैसे दुनिया का सामना करती। 2-4 दिन परेशानी से बीते तो एक दिन न जाने सुमन को क्या सूझा कि ऑफिस से हाफ डे लेकर चल पड़ी अकेली अनजान राहों पर। दीप को 2-4 दिन से ही सुमन पर कुछ अपसेट लग रही थी। कुछ पूछने पर भी नहीं बता रही थी, इसीलिए वे चुपके से सुमन के पीछे हो लिए। दीप ने देखा सुमन नदी की तरफ जा रही है। जैसे ही सुमन नदी में छलांग लगाने लगी, दीप ने उसकी बाह पकड़ ली। सुमन, यह क्या कर रही हो तुम? जिंदगी से हार कर हम जिंदगी को ख़त्म कर ले, यह किसी की समस्या का हल नहीं है। हमें हर समस्या का डटकर मुकाबला करना है। तुम्हें जो भी परेशानी है मुझसे कहो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सुमन दीप के गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। काफ़ी देर रोने के बाद उसने अपने को संभाला और दीप साहब को शुरू से लेकर अब तक की सारी व्यथा सुना दी। सुमन, यह दुनिया ऐसी ही है, जो जितना झुकता है उसे उतना ही झुकाती है, जो जितना सहता है उसे उतने ही जुल्म करती है। यहाँ बिना मांगे या बिन छीने हक नहीं मिलता। आज के समय में जीने का हक भी छीनना पड़ता है। तुम्हें अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होगा, अपना वजूद तुम्हें खुद ढूंढना होगा। दीप साहब ने सांत्वना देते हुए कहा।
सुमन दीप साहब की बातें ध्यान से सुन रही थी। वह एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर आप सही कह रहे हैं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, यह चुप्पी तोड़नी होगी। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। मुझे अपना वजूद ढूंढना है। सुमन, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। नहीं सर, अभी नहीं। अभी मुझे अपने ससुर नाम के दुश्मन का हिसाब चुकाना है। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन रजत को तो मैं बताऊंगा कि कैसे किसी मजलूल की इज्जत से खेला जाता है। एक दिन रात को जब सुमन का ससुर पैक बनाने लगा तो सुमन सलाद, ड्राई फ्रूट्स तथा फ्रूट्स इत्यादि प्लेटों में डालकर बर्फ लेकर आई तो ससुर जी हैरानी से उसे देखने लगे। अरे, इस तरह क्या देख रहे हैं? अब जब इसी जीवन को अपना ही लिया है तो खुशी से रहें, रो धोकर क्या करना। सुमन हंसते हुए बोली, अरे वाह, आज तो फिर खूब मज़ा आएगा। इसी खुशी में आज लंच पैक बनाते हैं। कहते हुए ससुर जी ने अपने गिलास में थोड़ी और शराब डाल दी। इस तरह बातों बातों में सुमन ने ससुर को अत्यधिक शराब पिला दी और नशे की हालत में उससे घर के कागजात पर हस्ताक्षर करवा कर अपने नाम करा लिया। इधर रजत को ऑफिस से निकाल दिया गया। एक सप्ताह के बाद सुमन ने ससुर जी को साफ शब्दों में बता दिया कि वह दीप से शादी कर रही है। जब ससुर ने ऐतराज जताया तो उसने घर के कागजात दिखाकर कहा कि वे अपना इंतजाम कहीं और कर लें, क्योंकि घर सुमन का है। आखिर आज सालों के दर्द के बाद सुमन को सुकून मिला है। सुमन और दीप साहब ने कोर्ट में शादी कर ली। दीप साहब के पिता अजीत भी बेटे का घर बसता देख प्रसन्न थे। बेशक सुमन कंपनी की मालिक की पत्नी थी, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे अपने वजूद के साथ जीना है, न कि किसी दूसरे की परछाई के नाम पर। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।